हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को फाइनली कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट जो इंडेक्स क्वेश्चन है चैप्टर की उसे कवर करेंगे और जो आने वाली वीडियो है उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर की। जो भी चैनल को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का आपको लोगो मिल रहा होगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे प्रेस करने पे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और देखो ऊपर दिख रही होगी आपको एक आई बटन, तो उस पर क्लिक करने पे जो भी हमारी लास्ट वीडियो थी वो ओपन हो जाएगी। और वीडियो एंड होने के बाद इसी तरह का आपको लोगो मिलेगा, तो उस पर प्रेस करने पर चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसी के जस्ट बगल में प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो के। अभी तक जो भी हमने चैप्टर 5 में वीडियोस इस चैनल पे हमारे आए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो सारी जो वीडियोस है वो ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप चैप्टर को समझ लेना। यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, इंडेक्स क्वेश्चन हमने जो भी दिया है। इंडेक्स क्वेश्चन क्या है, तो वही जो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन को निकाला गया है। तो इसे तो हम चैप्टर में ही पढ़ लिए थे, तो आज एक थोड़ा सा रफली हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो की पसंद आती है, समझ में आती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ठीक है, देखो पहली वाली जो क्वेश्चन है हमारी है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल की डिस्कवरी को लेकर है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था। तो सेल्स कब डिस्कवर किए गए थे, तो 1665 में बाय रॉबर्ट हुक के द्वारा। ही वॉज एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डिजाइन बाय हिमसेल्फ। उन्होंने एक खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो प्रिमिटिव थी, दैट इज़ कि वो ओल्ड डिज़ाइन थी, कुछ खास वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थी। ठीक है, तो उसी से उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का एक स्लाइस किया और उसे एग्जामिन करने लगे, देखने लगे। उन्होंने क्या देखा, तो ही सॉ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्क एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ हनी कॉम। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें माइक्रोस्कोप से उन्होंने वो चीज़ उन्हें दिख रहा था बहुत ही स्मॉल। ठीक है, तो उससे जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये तो सिमिलरली जो हनी कॉम है, मधुमक्खी का छत्ता, उसी की तरह दिख रहा है। उसमें क्या थी, बहुत सारी स्मॉल कंपार्टमेंट्स थी, जैसे कि हनी कॉम में होती है। ठीक है, हनी कॉम में जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स होती है, उसी तरह से उन्होंने वहाँ पे उन्हें बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिख रही थी। ठीक है, तो ये जो कंपार्टमेंट्स थे उन्हीं को सेल कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, तो देखो इसलिए बिकॉज सेल्स जो है वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, कैसे बनता है, सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है, ठीक है, उसके बाद एक ऑर्गन बनता है एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। वे क्या करते हैं, तो जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस हो गए एंड लाइफ प्रोसेसेस हो गए हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे को वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और किस में, तो बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन उनका होता है। वे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो कि अभी जिसका हमने एग्जांपल देखा, तो वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली, कहने का मतलब कि बिना किसी की और मदद से। ठीक है, हेंस इसलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत सारा फंक्शन करती है, तो इसलिए उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 हो गया एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जाना या फिर सेल से बाहर जाना, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है उसे डिस्कस करना है, हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो क्या है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। वो क्या करती है, सिलेक्शन करने का काम करती है कि कौन से सब्सटेंसेस सेल के लिए इसेंशियल है, कौन हार्मफुल है, तो इसके हिसाब से वो सेलेक्ट करती है। ठीक है, और परमिएबल मतलब क्या है, परमिट करती, आने देती है, या फिर किसी भी सब्सटेंस अगर कोई बाहर जाना है तो उसे जाने देती है। ठीक है, एंड रेगुलेट करती इस तरह से सब्सटेंसेस का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ दिस सेल, सेल के अंदर और बाहर में। ठीक है, तो ये होता कैसे है, तो देखो जो CO2 है वो मूव करती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ये अब इसमें हम देखेंगे कैसे होता है, तो व्हेन दिस सेल्यूलर वेस्ट, कहने का मतलब क्या है, CO2 इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल व्हाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो इन द सेल,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि अगर मान लो जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसी की कंपैरिजन में अगर हम इनसाइड द जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है डिफ्यूज़न अप्लाई होता है, उसमें होता क्या है, तो जो CO2 है वो मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड होगा, ठीक है, SIDE, इनसाइड द सेल टूवर्ड्स आउटसाइड, मतलब क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में CO2 मूव करेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है, दैट इज़ इनसाइड द सेल, मतलब क्या है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो CO2 है मूव करेगी, ठीक है, ये हमने देख लिया है। सिमिलरली क्या होती है, O2 जो है वो इंटर करती है सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज लो एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग। कहने का मतलब क्या है कि उसी तरह से O2 भी मूव करता है। डिफ्यूजन में मतलब क्या होता है कि हम देख रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जाता है, तो जब भी जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग, तो उसमें क्या होगी, सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, तो जो O2 है वो क्या करेगी, अब हमारी जो O2 है वो अंदर से जो बाहर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कहाँ जाएगी, इनसाइड द सेल में, ठीक है। इस तरह से हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस को ही यहाँ पे देखा है। अगर आपको और अच्छे से डिफ्यूजन को अच्छे से समझना है तो चैप्टर आप पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर जो का मूवमेंट हम देखेंगे, तो जो वाटर है वो मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर का भी मूवमेंट होता है, कैसे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन इस टाइम जो प्रोसेस होगी उसका जो नाम है वो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि O2 CO2 को मूव करना है, ठीक है, दैट इज़ कोई गैसेस सब्सटेंसेस मटेरियल्स मूव करने हैं, तो कैसे करेंगे, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। यहाँ पे देखो कौन सा होगा वहाँ पे अप्लाई, डिफ्यूज़न होगा, और कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना होता है तो वो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, हमने देख लिया। जो हमारा क्वेश्चन 4 है वो व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है उसे हम देखते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट रिलेटिवली अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, टू द आउटसाइड एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करती है कि सारे सब्सटेंसेस को नहीं कि परमिट कर देना है, ठीक है, एंट्री दे देना है, ये सिलेक्शन करने का काम करती है, ठीक है, रिलेटिवली अलाउ करती है किसी को भी। कहने का मतलब क्या है कि वो सेल के अंदर देखती है कि क्या जो सेल के लिए सही है, क्या सेल के लिए गलत है, ठीक है, तो वो रिलेट करती है। उसके बाद मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। कहने का मतलब क्या है, सेल से अंदर जाना और बाहर से जो अंदर से बाहर आना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। ये जो सेलेक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करता है, तो सेल की रिक्वायरमेंट पे एंड दी सब्सटेंसेस जो भी सेल के आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस पे भी सिलेक्शन डिपेंड करता है और सेल को क्या ज़रूरत है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर ये सिलेक्शन जो है डिपेंड करती है। क्वेश्चन 5 है हमारा, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल के बीच का डिफरेंस बताना है हमें। जैसे कि यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल है, यूकार्योटिक सेल है, तो हम सबसे पहले साइज के डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे जो साइज है जनरली स्मॉल है, 1 से 10 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर की वैल्यू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। हम यूकार्योटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे जो साइज है वो जनरली लार्ज होती है, 5 से 100 पिकोमीटर होती है। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो आपको पढ़ाया गया था कि यहाँ पे जो है पुअरली डिफाइंड होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहीं हम यूकार्योटिक की बात करें तो यहाँ पे वेल डिफाइंड होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियर रीजन है यहाँ पे हमारा वेल डिफाइंड है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हम न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो उसकी जो बाउंड्री होती है, सराउंडिंग कवरिंग होती है, क्या होती है, न्यूक्लियर होती है। तो यहाँ पे जो है वो एब्सेंट होती है, और वही यूकार्योटिक की बात करें तो वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, एक डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होती है। ये हमने देख लिया। यहाँ पे देखना क्रोमोजोम की, क्रोमोजोम सिंगल होती है, यहाँ पे जो क्रोमोजोम है वो एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो
क्या होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, ये जो मिस्टेक आपको दिख रहा है वो जब टाइप करने से में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स यहाँ पे एब्सेंट होती है और यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जो हमारी सेल जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्वेश्चन 6, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कोई ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल उसमें उनकी होती है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो अभी कुछ ही सेकेंड के अंदर ऐसी कौन सी 2 ऑर्गेनेल्स है। याद करो, चैप्टर में आपको हाल ही फिलहाल में कुछ वीडियोस में आपको बताया गया थे कि ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें किसी और की क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और उनकी खुद की अपनी क्या होती है, डीएनए और राइबोसोम्स होती है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बोल रहा है आपको, तो वो कौन थी, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई हमारी और एक प्लास्टिड हो गई हमारे, आपको पढ़ाया गया था चैप्टर में। क्वेश्चन 7 है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर मान लो कि सेल के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का गड़बड़ हो गया, जो सेल है वो ख़राब हो गई, तो कैसे ख़राब हो सकती है, या तो फिर उसमें कोई फिजिकल डैमेज हो सकता है या तो फिर उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसके कारण भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगी उस समय, तो देखते हैं हम क्या होती है। इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू सेल्स एंड व्हेन रिवाइवल ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, लाइजोसोम्स क्या करती है, फट जाती है, एंजाइम्स डाइजेस्ट सच सेल्स, आपको पढ़ाया गया था अच्छे से। देखो इसमें क्या होती है कि मान लो अगर सेल जो है डैमेज हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है कि रिपेयर होने का काम होता है। आपको बताया गया था कि रिपेयर होता है पहले तो, और मान लो जैसे कि अगर रिपेयर ना हो तो सेल क्या है, पूरा ख़राब हो चुकी है, तो उस समय क्या होती है, जो रिवाइवल है वो पॉसिबल नहीं होती है। कहने का मतलब वो फिर से रिपेयर नहीं हो उसका अच्छा से हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइसोसोम क्या है, फट जाती है उस केस में, और जो एंजाइम्स उससे निकलते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 हो गया, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, तो देखो वही जो ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वही यहाँ पे है फिर से। When the cells are damaged to such an extent that they are incapable of performing certain functions which are essential for survival, the organism tries to get rid of these cells। क्या होती है जब सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है, देखो टू सच एन एक्सटेंट कहने का मतलब क्या है, उस लेवल तक वो ख़राब हो जाती है कि उस समय क्या होती है, जो फंक्शंस वो परफॉर्म करती है वो इनकैपेबल हो जाती है, वो उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, जो कि सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो कोई भी चाहेगा, देखो ऑर्गेनिज्म क्या चाहेगा कि ये जो बुरी पार्ट हो गई हमारी वो हमसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाए, टू गेट रीड ऑफ दिस सेल्स। ऐसे जो ख़राब सेल्स है वो उन्हें तो फट से दूर करो। ठीक है, फिर ऐसे फंक्शन में क्या होती हैं, जो लाइसोसोम है वो काम आती हैं, वो हमारी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हमें पता है, तो वो फट जाती है, तो वो उसका जो मेम्ब्रेन है वो फट गया, तो उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं क्या रिलीज कर जाते हैं, निकल जाते हैं, जो कि सेल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, एंड लाइसोसोम्स को इसलिए हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, हमने पढ़ लिया। जो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है हमारी, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल्स। जो सेल है हमारी उसके अंदर प्रोटीन बनती कहाँ है, तो राइबोसोम नाम का हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा था, याद होगा आपको। तो राइबोसोम क्या है, एक साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। साइट कहने का मतलब वो एक एरिया जहाँ पे प्रोटीन बनती है, सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जो राइबोसोम्स है वो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स हमें पता है, या तो वो फ्री स्टेट में होते हैं, कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में आपको दिखेंगे, हमने भी ये चीज़ को भी हमने पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, या तो फिर वो कहाँ पे होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं, कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद होगा आपको, हम जब ईआर पढ़ रहे थे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम RER करके पढ़े थे। ठीक है, आपको याद होगा, जो सरफेस होती है RER की, वहाँ पे क्या होती है, राइबोसोम्स अटैच होती हैं। ठीक है, इसलिए तो उसे हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो वही आपको बोल रहा है कि या तो राइबोसोम्स फ्री स्टेट में होते हैं या फिर अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। वे बनते कैसे हैं, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोल रहा है कि प्रोटीन कहाँ बनती है सेल के अंदर, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे आपको। तो इस तरह से जो हमारा इंडेक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसलिए आप
पढ़ो किसे, यहाँ पे देखो आप एनसीईआरटी विज़न पर पढ़ो, ठीक है, बाय लवली पांडे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, और जो भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा उससे वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ से वीडियो जो भी एक्सप्लेनेशन अभी तक आए हुए चैप्टर 5 के वहाँ से आपको मिल जाएगी। स्टडी एट होम कंफर्टेबली, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।